गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको आज एक नए चैप्टर की ओर लेकर चलता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके नॉलेज कंटेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे थॉमस ग्रीन की। ये बात मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ और ये चीज़ आगे भी कई बार आएगी। ब्रिटेन भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने वैचारिक प्रतिबद्धताओं और सोच की स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत लोकप्रिय रहा है। कई विचारधाराएं वहाँ से पनपी हैं, विकसित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, रुकी हैं और उन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा दी है। ग्रीन मूलतः आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। अब उससे पहले आप आदर्शवाद को समझें, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य के भीतर ही मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अतः राज्य महत्वपूर्ण है। और यदि मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों को सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य के लिए बलि करने की स्थिति आए तो मनुष्य को अपने अधिकार राज्य को समर्पित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये आदर्शवाद की व्याख्या है। लेकिन आदर्शवाद के संदर्भ में दो वैचारिक ध्रुव दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम पढ़ते हैं। आगे जाकर आप भी इसको देखेंगे। एक जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है जो जर्मनी से पनपा है और दूसरा है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट जो कि ब्रिटेन से पनपा है। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें हीगल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हीगल का चिंतन दरअसल उग्र राष्ट्रवादी चिंतन की श्रेणी में स्थान पाता है। वो मनुष्य से सभी प्रकार के बलिदानों की उम्मीद रखते हैं राज्य के विकास के लिए, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ग्रीन ब्रिटिशर हैं और ब्रिटेन की जो व्यक्तिवादी परंपरा है, जो परंपरावादी उदारवाद है, जो इससे पहले हमने पढ़ा कि वो ये मानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसके पास बुद्धि है, क्षमता है और ये अपना भला बुरा सोच सकता है, इसलिए राज्य को इसके कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि आप लॉक को पढ़ें और उसके बाद आप जॉन स्टुअर्ट मिल को देखें तो आप पाएंगे कि वो इस समूह को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसका एक पहलू सामने ये आया, ऐसा अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि दरअसल थॉमस ग्रीन के जो वैचारिक आदर्श हैं वो हीगल ना होकर इमैनुअल कांट हैं। कांट भी एक जर्मन विचारक हैं और वो हीगल जितने उग्र नहीं हैं। और ग्रीन ने कांट के दर्शन में कुछ मौलिक बदलाव करके ब्रिटिश उदारवाद के रूप में उनको नम्र बनाया है, थोड़ा सॉफ्ट किया है। तो एक सवाल आपका 2 नंबर का, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपीज में नोट भी कर सकते हैं। ग्रीन, बोसांके और ब्रैडले, मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रीन, बोसांके और ब्रैडले, ये तीनों कहलाते हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल, ऑक्सफोर्ड विचार संप्रदाय, क्योंकि तीनों ही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं नीति शास्त्र के, फिलॉसफी की अलग अलग क्षेत्रों के, और ये तीनों आदर्शवाद के मुख्य जनकों में से एक गिने जाते हैं। अब ग्रीन का जो मूल स्रोत है, उन्होंने एक टर्म यूज की है, शाश्वत चैतन्य। वो ये मानते हैं कि ईश्वर ने एक इटर्नल कॉन्शियसनेस दुनिया में दी है। थोड़ा सा अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिलॉसफी की तरफ, क्योंकि उसके बगैर ये बात आप समझ नहीं पाएंगे। फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है अद्वैतवाद, जो ये मानता है कि ईश्वर और जीव अलग अलग नहीं है, बल्कि जो ये दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, ये ईश्वर की ही रचना है और सभी में ईश्वरीय अंश विद्यमान है।
ग्रीन का यह मानना है कि जो शाश्वत चैतन्य है ये दरअसल ईश्वर का ही वो रूप है जो आपके भीतर बोलता है। आपका चिंतन प्रक्रिया और आपके विचार और आपकी क्रियाएं वो तीनों इससे प्रभावित होती हैं और इससे ही इस मोटिवेशनल फोर्स से आप आगे बढ़ते हैं। अब उनका जो वैचारिक आधार हैं, कुछ बिंदु हैं, मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। पहला तो ये है कि मनुष्य में आत्मचेतना विद्यमान है। जो हमने बात की ना शाश्वत चैतन्य की, मनुष्य और मशीन में यही फर्क है। मशीन सोचती नहीं है। आजकल आप देखते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है कि मशीनों को भी सोचने समझने की क्षमताओं से संपन्न कर दिया जाए। ऐसी कोशिश जारी है। अब वो किस स्तर तक पहुंची हैं वो तो या तो जो बना रहे हैं वो जाने या जो उस पर काम कर रहे हैं वो जाने। लेकिन ये जो आत्मचेतना है, मशीनें मनुष्य का स्थानापन्न नहीं हो सकती ग्रीन के मुताबिक, क्योंकि वो मानते हैं कि मनुष्य के पास आत्मचेतना विद्यमान है। वो उसका प्रयोग कितना करता है और किन हालात में करता है वो एक अलग चीज़ है। ध्यान रखिए, ये दो अलग चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आत्मचेतना होना और उसका इस्तेमाल करना दो अलग अलग तथ्य हैं। पर ग्रीन इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य में आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस विद्यमान है। दूसरा, मनुष्य का उद्देश्य नैतिक जीवन बिताना है। वो ये मानते हैं कि परिस्थितियां आपको किसी गलत राह पर ले जा सकती हैं, आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं। मनुष्य हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन सामान्यतः मनुष्य एक नैतिक जीवन बिताता है और नैतिक आदर्शों में उसका विश्वास है। ग्रीन ये मानकर चलते हैं। और अगला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। हमने इससे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल पढ़ा, स्वतंत्रता पर उनका पूरा जोर है। ग्रीन स्वतंत्रता को मनुष्य का प्रमुख गुण मानते हैं। यहां पर मैं थोड़ी विवेचना करूंगा आपके सामने ग्रीन और मिल की तुलना की। मिल का जो स्वतंत्रता का कंसेप्ट है वो बंधनों का अभाव है। बंधन ना खुद के हैं, ना समाज के, ना राज्य के। लेकिन ग्रीन इस स्वतंत्रता पर एक अंकुश लगाते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस का, कि आपकी आंतरिक चेतना आपको बुरे काम करने से रोकती है। मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, और स्वतंत्रता मनुष्य का प्रमुख गुण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर वो आपको लगेगा कि वो लॉक से और मिल से सहमत हैं, लेकिन जैसी निर्बाध आज़ादी की बात वो लोग कर रहे हैं, ग्रीन नहीं कर रहे। ग्रीन अंकुश के रूप में मनुष्य के भीतर जो उसकी आत्मचेतना है उसको अहमियत देते हैं कि मनुष्य का नियंत्रण खुद के ऊपर इतना होना चाहिए कि वो सही और गलत में अंतर करते हुए सही का चुनाव कर सके, और वो करता है। अगला बिंदु, ग्रीन स्पष्ट इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के जीवन के विकास के लिए राज्य अनिवार्य है। जो हालात, जो परिस्थितियां, राज्य के कार्यक्रम, राज्य की योजनाएं, ये दरअसल मनुष्य के सामने वो चीज़ें उपलब्ध कराती हैं जिससे कि वो उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से अलग हट जाता है जो कि उसके जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और ये करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य को कर लगाने का भी अधिकार है, कर वसूलने का भी अधिकार है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। लेकिन उन हालात में जब कि कोई इन नियम कायदों को तोड़े या अपने भीतर के इस शाश्वत चैतन्य का विरोध कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता की बात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉमस ग्रीन स्वतंत्रता को मानव का एक मूल लक्षण मान रहे हैं। इस बात को आप यूं मान के चलें, ये व्यक्तिगत नहीं है। ग्रीन का आशय यह है कि यदि मैं स्वतंत्रता को अपना मूल लक्षण स्वीकार करता हूं तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं दूसरों की स्वतंत्रता का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना कि मैं अपनी स्वतंत्रता को पसंद करता हूं। अब इसके कंसेप्ट क्या हैं उसकी बात हम कल करेंगे। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ग्रीन के विचारों को सर अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के संदर्भ में दो श्रेणियों में बांटा है। उनकी जो लिबर्टी संबंधी विचार हैं, बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता।